Dear students, good morning. Today students will be study class 9th chapter number 2 social science in politics chapter name constitutional design। आज विद्यार्थी क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस इन पॉलिटिक्स में चैप्टर नेम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इट मीन्स संविधान निर्माण का वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में अधिकांश विद्यालय बंद हैं, अतः शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए हमें वीडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य कंप्लीट कराना है। इस चैप्टर में हम संविधान निर्माण से संबंधित अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है का अध्ययन किया। आज विश्व में प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, प्रेसिडेंटल एंड कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहे हैं। इन सभी सिस्टम्स को हम यदि कंपेयर करें तो इन सभी सिस्टम में सबसे वेरी बेटर सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अदर जो भी सिस्टम हैं उनमें व्यक्ति को अपनी बात कहने का राइट्स नहीं दिया गया है। इसलिए डेमोक्रेसी सिस्टम को बहुत ही बेटर सिस्टम माना गया है। अब हमारे माइंड में बहुत सारे प्रश्न आएंगे चैप्टर की स्टडी करते समय, तो उन क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। उस सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी पहचान, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन या परिचय से करते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू चैप्टर का देख रहे हैं। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव to follow. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government, and the how the government should function. It means फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी की कि डेमोक्रेसी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लोगों को मनमानी करने के लिए स्वतंत्र या फ्री नहीं है। उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनका पालन सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को करना कंपलसरी है। ऐसे सभी रूल्स का पार्टिसिपेट बेस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। देश, अब हम संविधान की सिंपल डेफिनेशन देख रहे हैं। देश का संविधान देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के राइट्स, गवर्नमेंट की पावर और उनके वर्किंग का काम करने के तौर तरीक़ों का डिसाइड करता है। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पर कुछ बुनियादी सवाल हमारे माइंड में आएंगे। हम कुछ बुनियादी सवालों को उठाने का प्रयास करेंगे। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, संविधान कैसे बनते हैं। वाई who designed them and it what are constitution, the value that shape the constitution in democratic state. Once a constitution is accepted, can we make changes later required by the changing constitution. It means किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को आकार या शेप देने वाले वैल्यूज कौन कौन से हैं। एक बार संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद क्या उसमें अमेंडमेंट या चेंजिंग हो सकता है या होना ज़रूरी है। हम विचार करेंगे कि 1947 में जो सिचुएशन थी आज वह सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो चीज़ें उस समय संविधान में बहुत ही अच्छी थी लेकिन आज वह बेकार हमें
दिखाई दे रही हैं। ऑन वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ द साउथ अफ्रीका। We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' लाइफ एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स हाल ही के दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और साउथ अफ्रीकी पीपल्स ने किस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के काम को अंजाम दिया, अर्थात अपना संविधान किस प्रकार बनाया। हम इस चैप्टर की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे और इसके बाद हम अपने बाहर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन और उसके पीछे के फाउंडेशनल विचारों वैल्यूज की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए गुड ढांचा या गुड स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार करता है। इस प्रकार संविधान एक ऐसा देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत रखता है जो देश के संपूर्ण सिटीजन्स के राइट्स, गवर्नमेंट की पावर और उसके वर्किंग मेथड को डिसाइड करता है। इस प्रकार संविधान किसी भी देश का बहुत ही बड़ा स्तंभ दिखाई देता है। संविधान लिखते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन और आने वाली सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन का बारीकी के साथ अध्ययन किया और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में के लिए देश के संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार हमारा जो भी संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का जनक कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वैल्यू दी गई थी। इस प्रकार भारतीय संविधान को बनाने में जो टाइमिंग लगी 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा। इस प्रकार भारतीय संविधान पर बहुत बड़ी सोच समझ के हमारे जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे या 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बंद कमरे में पूरी रूपरेखा तैयार की और प्रत्येक सिचुएशन वैदिक काल, बौद्ध काल और मौर्य काल और विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके एक ड्राफ्ट तैयार किया और उन सारी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ें थीं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ जिसमें 395 अनुच्छेद थे। ये चित्र हम नेल्सन मंडेला का देख रहे हैं। जब नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वहाँ की दिशा और दशा को नई रूपरेखा प्रस्तुत की, इस जो आज भी उनका एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। इस प्रकार नेल्सन मंडेला वहाँ के साउथ अफ्रीका के अग्रदूत माने जाते हैं। चित्र में या वीडियो के माध्यम से हम साउथ अफ्रीका या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की स्पीच को देख रहे हैं। इसमें साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिशेड द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मोनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इट इज एंड ideal which I hope to live for and to achieve
what if needs we, it is an ideal for which I am prepared to die. It means नेल्सन मंडेला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, मैंने गोरे लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही वाइट्स के प्रभुत्व का विरोध किया है और मैंने ही डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी की कामना की है जिसमें सभी लोग आपस में मेल जोल के साथ रहें और अब को सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूं और मैं पाना चाहता हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आइडियल के लिए मैं अपने प्राण देने के लिए भी अर्थात अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। नेक्स्ट, दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country. He spent the next 20 years in South Africa, most dreaded prison Robben Island. इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने प्रिटोरिया की उस नक्सल विरोधी गवर्नमेंट को चैलेंज करते हुए आगे कहा था। ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है कि जिन पर साउथ अफ्रीका की वाइट्स गवर्नमेंट ने देशद्रोह का मुकदमा यानी केस उन पर चलाया था और उनको और उनके 7 अन्य लीडर्स को 1964 में देश में अपार्थाइड से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अगले 28 ईयर्स तक उन्हें साउथ अफ्रीका की सबसे डेंजरस जेल रोबेन द्वीप में कैद कर रखा गया था। नेक्स्ट, इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अपनी विचारों को व्यक्त करते हुए वहां की प्रिटोरिया गवर्नमेंट को अर्थात औपनिवेशिक गवर्नमेंट को चैलेंज किया था और उन्होंने जो वाइट और ब्लैक कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस था उसको समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी और यानी संघर्ष किया था, मूवमेंट चलाया था और वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड अर्थात रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द वाइट यूरोपियंस imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. It means ये रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस सिस्टम का नाम है जो साउथ अफ्रीका में स्पेशल तौर पर चलाया जा रहा था। साउथ अफ्रीका पर यह सिस्टम यूरोप के वाइट पीपल्स ने लादा था। 17 और 18 सेंचुरी में बिजनेस करने आई यूरोप की कंपनियों ने साउथ अफ्रीका को भी उसी तरह हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। द सिस्टम ऑफ द अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेवलेड them on the basis of their skin color. The native people of the South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. इस प्रकार वहाँ की जो रंग भेद नीति थी वो वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोगों के अपोजिशन में थी, पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी हाईएस्ट नंबर में गोरे लोग साउथ अफ्रीका में जाकर बस गए और उन्होंने वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया। अपार्थाइड की पॉलिटिक्स ने लोगों को उनकी चमड़ी के कलर के आधार पर
डिवाइड कर दिया। साउथ अफ्रीका के स्थानीय अर्थात लोकल पीपल्स की चमड़ी का जो रंग था ब्लैक होता था। वहाँ की पॉपुलेशन में उनका हिस्सा 3/4% था और उन्हें वाइट कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ पर मिक्स नस्ली जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। लोग गोरे शासक गोरों के अलावा से सब को छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट देने का भी राइट्स नहीं दिया गया था। इस प्रकार वहाँ की जो रंग भेद नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जो आवाज़ उठाई थी, उसकी आवाज़ को समर्थन करने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उनका सपोर्ट किया था। इस प्रकार महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ या वहाँ की पेट्रोलिया गवर्नमेंट के खिलाफ जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में वह बहुत ही लंबे समय के बाद सक्सेसफुल हुई। गांधी जी भी 1911 में साउथ अफ्रीका गए तो उन्हें भी इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पर गांधी जी को बहुत बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और भारत में भारतीयों को इंडियन डॉग कहकर बुलाते थे। इस प्रकार द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलर ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। दे वर forbidden from living in white areas. They could work in white area only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, school and college, libraries, cinema halls, theaters, bridges, swimming pool. Public toilets were all separate for the whites and black। इस प्रकार वहाँ की रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा घर, समुद्र तट, तरोताल और पब्लिक प्लेसेस तक में गोरों और कालों के बीच एकदम अलग अलग की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार वहाँ के जो पब्लिक प्लेस थे वो भी अलग अलग तरह के थे। दिस वाज कॉल्ड सीग्रेशन। इनको सीग्रेशन के नाम से जाना जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वर द white worshipped blacks could not form association or protest against the terrible treatment। इन्हें अलग अलग करने का इंतजाम या अलग करने के रहने आदि की व्यवस्था की जाती थी। कार्य हर ब्लैक पीपल्स गोरों के लिए आरक्षित जगह रिजर्वेशन तो क्या उनके गिरजाघर में भी नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स को ऑर्गेनाइजेशन बनाने और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का भी अधिकार नहीं था। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द apartheid system. They launched protest march and strike. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. This included many workers' unions and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। इस प्रकार 1950 से ही आश्रित रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ स्ट्रगल किया और उन्हें विरोध प्रदर्शन करने हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का विरोध करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का जो तिरंगा था उसके तिरंगे के तरह इकट्ठे हुए और
इनमें कई ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थीं। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। मैनी कंट्रीज ने अपार्थीड सिस्टम की निंदा की और इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार अर्थात वाइट सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। इस प्रकार आज भी हम देख रहे हैं कि आदर्श कोरोना वायरस ने विश्व की शासन व्यवस्था को बदल कर रख दिया। थैंक यू।